हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ये टॉपिक आपके फर्स्ट चैप्टर का, क्लास 12 की फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो बधाई हो कि हमने पहला चैप्टर क्लास 12 का भी कंप्लीट कर लिया है। क्लास 11 का हमने एक चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो अब कोशिश यही रहेगी कि पैरेलली क्लास 11th और 12th के दोनों के वीडियोस आते रहें, ताकि दोनों क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं दोनों को उनका कंटेंट मिलता रहे। तो फिलहाल क्लास 12 के बच्चों आ जाओ जल्दी से। ये टॉपिक जो है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपका, प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट। इसका मतलब क्या है? तो जब हम अपने पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए जाते हैं, इस समय हमारे साथ कुछ कुछ समस्याएं आ जाती हैं। ठीक है, व्हेन यू आर गोइंग टू रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट, कुछ कुछ चैलेंजेस हैं आपके पास, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपके पास। ठीक है, अब वो क्या प्रॉब्लम्स हैं? जिन प्रॉब्लम्स की बदौलत आप इसको, ये जो अलग अलग टुकड़े हैं आपके पास्ट के, इनसे आप आसानी से अपने पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर पाते हो। तो ये तो हो गया थोड़ा सा फिलोसॉफिकल तरीके से उसको कनेक्ट करना। अब प्रॉपर हम इसको डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हिस्टोरियंस ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने फेस करी इस फेज को। ये जो पहला चैप्टर था, हड़प्पा का चैप्टर था, इसको रिकंस्ट्रक्ट करने में क्या समस्याएं आ रही हैं। ठीक है, चलो। सो एज वी हैव सीन, हमने ये पूरे चैप्टर में देखा, बहुत अच्छे से समझा, डिटेल में समझा क्या कि इट इज नॉट द हड़प्पन स्क्रिप्ट। क्लास 11th में पढ़ चुके हैं तुम लोग मेसोपोटामिया के बारे में, और बार बार मैं इसीलिए कंपैरिजन करता हूं। कंपैरिजन अगर नहीं करोगे ना, तो थोड़ा सा तुम्हें यहां पर जो डिफरेंसेस हैं, गैप्स हैं, वो समझ नहीं आएंगे। तो कंपैरिजन करके पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि पढ़ाई में कंपैरिजन जरूरी है, आपस में भले नहीं। तो मेसोपोटामिया की स्क्रिप्ट जो है, इसको बहुत अच्छे से डिकोड कर लिया गया और बहुत अच्छे से समझ लिया गया। मेसोपोटामिया की हिस्ट्री को डिकोड करने में स्क्रिप्ट ने हेल्प करी कि अर्ली जो उनका हिस्ट्री से लेके और जो उनका डेली लाइफ का पैटर्न है, ये सब कुछ हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। लेकिन जब हम हड़प्पा की स्क्रिप्ट डिकोड करने बैठते हैं, तो हमको काफी ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। चैलेंजेस क्या, इनफैक्ट हम डिकोड नहीं कर पाए, और डिकोड नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ एक रास्ता बचता है कि हम वहां पर एक्सकेवेट कर लें, और एक्सकेवेट करके जो भी हमें मिले उसको हम रिलेट करने की कोशिश करें। ठीक है, तो यही एक हमारे पास ऑप्शन बचता है, और यही कर करके हमने अभी तक का अपना जो इतिहास पढ़ा है पहले चैप्टर का, ठीक है, वो लिखा ही ऐसे गया, वो पूरा रिकंस्ट्रक्ट ही इसी पैटर्न पे किया गया। तो एक्सकेवेशन हुए, हमने स्क्रिप्ट को डिकोड नहीं किया है। इट इज नॉट द हड़प्पन स्क्रिप्ट दैट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द हड़प्पा। शायद अगर स्क्रिप्ट आपको हेल्प करती, तो आप डेली लाइफ के पैटर्न्स जो है, उनकी रिलीजियस इंक्लिनेशंस, उनके सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जो पैटर्न है, इनको बहुत अच्छे से सटीक, प्रिसाइजली आप इसको समझ सकते थे। लेकिन चूंकि आप स्क्रिप्ट को डिकोड नहीं कर पाते हो, तो दुनिया भर के कोई भी आपको पढ़ा दे, कुछ भी बोल दें, ज्ञान की बातें कर दें यहाँ वहां से, तो हो सकता है बहुत जगह से डेटा सर्च करके आपको बता दिया जाए। लेकिन सच्चाई यही है कि स्क्रिप्ट जो है वो डिकोडेड नहीं है प्रॉपरली, और सिंस दैट स्क्रिप्ट इज नॉट डिकोडेड, सो वॉट एवर मटेरियल रिमेन्स वी हैव फाउंड, उसी मटेरियल रिमेन के बेसिस पर हम यहाँ पर समझते हैं चीजों को। तो हमने स्क्रिप्ट को नहीं समझा, क्लियर है, और इस स्क्रिप्ट को नहीं समझा, इस वजह से ये जो पूरी एक बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड, अर्बनाइज्ड, डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी, इसका कुछ कुछ ग्लिम्स हमें मिलता है। जितना ग्लिम्स मटेरियली हम अपनी आंखों से देख पा रहे, उसको कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छे से समझ पाए, इंटरप्रेट कर पाए। जितना इंटरप्रिटेशन कर लिया, जितना रिलेटेबल हो गया, उतना हमने इंक्लूड कर लिया अपने हिस्ट्री की बुक्स पे। कुछ कुछ में हमें बहुत समस्याएं आ रही हैं, तो हालांकि उनको भी हमने बुक में इंक्लूड किया है, लेकिन हमारे पास एक प्रिसाइज आंसर नहीं रहता। और जब प्रिसाइज आंसर नहीं रहता है, तो पढ़ने में कई बार हो जाता है यार कि क्यों ऐसा क्लियर नहीं है, एकदम प्रिसाइज क्यों नहीं है, एकदम सटीक आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि वो यहां पर रिकंस्ट्रक्ट नहीं हो पा रहा है। तो यही पूरा वीडियो जो है आपको समझाएगा। सो रादर इट इज मटेरियल एविडेंस, यानी हड़प्पन स्क्रिप्ट हमने नहीं समझी। हड़प्पन स्क्रिप्ट कैसी थी? पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको पता है, ये बात मैंने आपको पिछले वीडियोस में बता दी है। जब स्क्रिप्ट वगैरह के बारे में डिस्कशन आया था, तो वहां पर मैंने इसके बारे में चर्चा करी थी। तो हड़प्पन स्क्रिप्ट पिक्टोग्राफिक है, और बहुत सारे साइन हैं, सिंबल्स हैं, जिनके अपने अपने कुछ मीनिंग्स हैं, क्लियर है। वो प्रचलन में नहीं रहे। आगे जो सिविलाइजेशन डेवलप हुई, वैदिक एज, और बाकी लोग जो वैदिक पीपल्स आए, ये लोग इस चीज को आगे इनहेरिट नहीं कर पा रहे हैं। मेसोपोटामिया में आप देखोगे, तो मेसोपोटामिया में आगे जितने जितने लोग आ रहे हैं, जो जो डायनेस्टीज आ रही हैं, जो जो नए शहर आ रहे हैं, इनमें थोड़ा सा क्या है कि लैंग्वेज में
ऐसा नहीं हो कि कंप्लीटली डिसअपियर हो रही है, पिछली वाली लैंग्वेज कंप्लीटली डिसअपियर हो रही है और आगे नया पूरी तरीके से पैटर्न आ रहा है। तो लिंक्स थे, इसलिए थोड़ा सा इजी रहा उनके लिए डिकोड करना। अब यहां पर इसको हमने डिकोड किया नहीं, कर नहीं पाए, तो हमारे पास जो भी मटेरियल एविडेंसेस हैं, इन मटेरियल एविडेंसेस के बेसिस पर हमने जो है कोशिश करी अपने लेवल पर बेस्ट तरीके से उस हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने की, कि हड़प्पा में किस तरह का जीवन था। हड़प्पा की देखो डेली लाइफ के पैटर्न, इतिहासकारों का जो मेन इंक्लिनेशन रहता है वो यही रहता है कि हम जो डेली लाइफ के पैटर्न्स है ना, इनको समझ पाए। हिस्ट्री को समझने का यही मतलब। डायनेस्टीज और ये सब कुछ तो ठीक है, आगे जाके इनके बारे में एविडेंसेस मिल ही जाते हैं, लेकिन अच्छा हड़प्पा में तो खैर इसके बारे में भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है बहुत खास हमें। जो भी मिल रहा है वो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ इंडिकेट कर रहा है, कोई बहुत सॉलिड कंक्लूजन पे पहुंचने पे हेल्प नहीं कर रहा हमको, और बहुत डिटेल व्यू नहीं दे रहा है, बहुत शॉर्ट शॉर्ट व्यूज दे रहे हैं वो। तो यहाँ पे डेली लाइफ पैटर्न समझने में जो है ये हमें मटेरियल एविडेंसेस ही हेल्प करते हैं, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता बचता नहीं हमारे पास। सो दिस मटेरियल कुड भी, अब कुछ भी हो मटेरियल, जैसे हमने बर्तन बहुत सारे ढूंढे वहां से, जिनमें ब्रॉन्ज के बर्तन मिले हमें, टेराकोटा के बर्तन मिले हमें, ठीक है, डिफरेंट क्लेज के बर्तन मिले हमें, जिनमें कई जगह काफ़ी जगह पे कुछ कुछ अलग अलग लिखा हुआ है, ठीक है। टूल्स मिले हमें डिफरेंट टाइप के, ऑर्नामेंट्स मिले, आपने देखा डिफरेंट बीड्स वगैरह वाले ऑर्नामेंट्स मिले हैं ना, कितने सारे प्रीशियस स्टोन जो है उनका यूज़ किया गया है इन ऑर्नामेंट्स में, ये सब कुछ आपको मिला। हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, अलग अलग हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स, जैसे जो डिफरेंट और पॉट्स के अलावा आप चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं उनको, ठीक है, लैडर्स वगैरह हो गए, है ना, चम्मच करछी से लेके सारी चीज़ें जो भी हैं, बैठने बैठने की चीज़ों से लेके सब कुछ ये आपको मिला है। तो ये सारे कुछ कुछ इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई किस तरीके का ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते थे, कौन सी मेटल का नॉलेज था उनको, उनके क्राफ्ट बनाने के पैटर्न क्या थे, बर्तनों में किस तरह का मटेरियल है, किस तरह की क्राफ्ट्स हैं, आर्ट्स हैं, ये सब कुछ पता चल जाता है ऊपर तरीके से, ठीक है। चलो लेकिन और थोड़ा सा और समझे कि किस तरह का कपड़ा पहनते थे, किस तरीके का फाइबर जो है, फैब्रिक जो है वो उस तरह से यूज़ करते थे, उसको बनाने की मेथड्स क्या रही होंगी, थोड़ा और अगर हम इसको समझना चाहें तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे मैं कहूँ कि कपड़े वगैरह की बात है, तो अब ये कैसे हैं, ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट नहीं समझ रहे हैं तो आप सिंपल सी बात ऐसे समझ लो कि जिनमें कुछ, इतना 10th तक तो साइंस पढ़ाई है, ठीक है, तो कुछ वस्तुएं हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, एवरीथिंग एक्चुअली एवरीथिंग अराउंड अस कंटेन सम कार्बन, ठीक है, और कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कार्बन कंटेंट कम है, लगभग ना के बराबर है, ऐसा भी कुछ कुछ मेटल्स। तो जब हम कार्बनिक चीज़ों को जो कहते हैं, जिनमें कार्बन की मात्रा है, उनको हम ऑर्गेनिक कह देते हैं, ठीक है, कार्बनिक हिंदी में इसी को इसलिए कहते हैं ना, कार्बन की मात्रा होती है इनमें, तो इसलिए जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है, ये जैसे कपड़ा वगैरह हो गया, लेदर वगैरह हो गया, वुड वगैरह हो गया, ठीक है, रीड्स जो लिखने के काम आता था, तो ये ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है, इसकी जो एक वो है पिक्यूलियरिटी है कि ये डिकम्पोज होगा, जब एक लंबे समय तक ये पड़ा रहेगा तो इसमें अपघटन की प्रक्रिया होगी, वो कार्बन का जो कंटेंट है वो कम होता चला जाएगा, यानी उसमें जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, रासायनिक गुण हैं उसके, वो परिवर्तित होते रहेंगे बहुत लंबे समय में। तो ये कपड़े वगैरह जो है, लेदर या वुड और जितनी भी चीज़ें हैं, ये जब बड़े समय तक लेयर्स के नीचे दबी रही तो इनमें डिकम्पोजिशन होने लगा, यानी इनका अपघटन होने लगा, और धीरे 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 ये और अपने छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होने लगे, और जब चीज़ें ज़्यादा दिनों तक पड़े रहने की वजह से अपघटित हो जाएंगी तो वो लगभग लगभग ऐसा भी हो सकता है कि गायब जैसी ही हो जाए, ठीक है, जहाँ उनका बहुत इस तरह से अवशेष मिले आपको जो उतना पॉसिबल नहीं हो उसको डिकोड कर पाना, क्लियर। तो हमारे पास ये जो है, ये चीज़ें डिकम्पोज स्टेट में हो गई वहाँ पर, क्यों, क्योंकि आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर एरिया का जो क्लाइमेट है ट्रॉपिकल टाइप का, थोड़ा गर्म टाइप का क्लाइमेट है, और इसमें अपघटन की या डिकम्पोज होने की जो प्रक्रिया होती है ये भी ज़्यादा तेज़ी से होती है, तो इस तरह की जलवायु वाले क्षेत्र में इन चीज़ों का तेज़ी से अपघटन भी हो गया, ठीक है। अब बचा भी क्या, तो हमारे पास यही चीज़ें बची हैं, मेटल वगैरह की चीज़ें, मिट्टी वगैरह की, बर्न क्ले, टेराकोटा वगैरह की जो बनी चीज़ें, यही सब बची हुई हैं, क्लियर। जो ये बची हैं तो इनसे जो कुछ भी पता चल रहा है वही हम पढ़ रहे हैं। तो इसके साथ साथ यह भी याद रखना ज़रूरी है कि ज़्यादातर ये जो हमें, जैसे पॉट वगैरह की बात कर रहे हैं हम, पॉटरी वगैरह की, ठीक है, और क्ले से बने जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इनकी बात कर रहे हैं हम, तो ये भी एक चीज़ हिस्टोरियंस कोशिश करते हैं रिलेट करने की, यार हर तरह के बर्तन या चीज़ें जो उपयोग की रही होंगी उनको नहीं फेंका गया होगा, कुछ कुछ इसमें से ऐसा भी हो सकता है जो शायद यूज़ के उतने नहीं रहे हों, ठीक है, टूट गए हों, प्रॉपर यूजलेस रहे हों, तो उनको फेंक दिया गया हो, बाकी चीज़ों को रिसाइकल कर लिया गया हो, ऐसा भी हो सकता है,
ठीक है, जो अच्छी कंडीशन में थे उनको वापस से रिसाइकल कर लिया गया और रिसाइकल की प्रक्रिया के द्वारा गुजारा गया हो, या फिर और कुछ रीजन हो सकते हैं। ये तो एक हिस्टोरियन का पर्सपेक्टिव है, लेकिन ऐसे बहुत सारे और पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा अबंडन करके चले गए, मतलब छोड़ के चले गए उस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, तो फिर हमें बाद में एक्सकेवेशंस के दौरान मिल गया। फिर मैच्योर हड़प्पन के दौरान भी अगर मिल रहा है तो माइट भी वो बनाने के दौरान ब्रेक हो गया होगा और फिर किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा। बल्क में जब वहाँ पर बर्तन या जो भी प्रोडक्शन का काम चल रहा है जिस भी ऑब्जेक्ट का, उसमें बल्क में चल रहा है, कुछ कुछ चीज़ें तो टूटती रहती हैं, उनमें से कुछ रिसाइकल हो गई होंगी, कुछ रिसाइकल नहीं हो पाई होंगी, वो हमें मिली। तो माइट भी ये हो सकता है कि जो हमें मिल रहा है वो शायद डिस्कार्डेड मटेरियल मिल रहा हो और बाकी जो अच्छी कंडीशन में था उनको रिसाइकल कर लिया गया होगा, ठीक है। और हमारे पास जो कुछ भी ऐसी चीजें हैं भी, ठीक है, उनमें से बहुत सारी या तो मिली नहीं है इंटैक्ट कंडीशन में, ठीक है, so consequently very valuable artifacts that are found intact where they lost, कुछ अगर मिला भी तो खो गया। आपको पता है कि हड़प्पा कितनी ट्रेजेडी से गुजरा, या ये पूरा इतना जो एरिया है वो कितनी ट्रेजेडी से गुजरा। शुरू में वो लाइन आपको पैराग्राफ याद होगा कि जब कई सारे लोग इस एरिया में आके बसे होंगे हड़प्पा के डिसअपेयर होने के बाद, तो उनको बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिलते थे पर वो ध्यान नहीं दे पाए। इसके बाद जब एक्सकेवेशंस भी चालू हुए उस समय भी कनिंघम के पास कुछ कुछ चीज़ें गई तो वो भी नहीं पहचान पाया। इसके बाद फिर हड़प्पा में आप देख रहे हो कि जब रेलवे का डेवलपमेंट चल रहा है उस दौरान भी काफ़ी एक्सकेवेशंस हुए, तो कुछ मिला होगा तो वो भी गायब हो गया। तो कई बार ट्रेजेडी के दौर से भी गुजरा है ये आपका एरिया, तो कई सारी चीज़ें या तो खो गई, ठीक है, पास्ट में ही, या फिर शायद होल्डेड रही हो, हमें मिली नहीं हो, हम उनको रिट्रीव नहीं कर पाए, हम उनको प्राप्त ही नहीं कर पाए, ठीक है। सो इन अदर वर्ड सच फाइंड्स आर एक्सीडेंटल रादर देन टिपिकल। मतलब ये जितनी भी चीजें हमें मिली हैं इनमें ज्यादातर जो चीजें मिली हैं दे आर एक्सीडेंटल, मतलब उनको मिलना ही था तो वो हमने एक्सकेवेशन करना शुरू करा, हमें थोड़ा सा लिंक पता चली कि अच्छा यहाँ पर ये एरिया है, जैसे पिछले आर्टिफैक्ट्स आ रहे थे उनके बेसिस पे, प्लस जब रेलवे का डेवलपमेंट हो रहा था उसके बेसिस पे तमाम, तो एक आइडिया लग गया कि यार माउंट जैसा स्ट्रक्चर है यहाँ पे, तो चलो एक्सकेवेट करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें ये जो है वो ज़्यादातर जितनी भी फाइंडिंग्स मिल रही हैं वो सब एक्सीडेंटल टाइप की फाइंडिंग्स मिल रही हैं, टाइपिकल टाइप के नहीं है। अब ये बहुत कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना, ये वर्ड कई बार इस तरह से लिखे जाते हैं, मतलब इसका मतलब सिंपल सा है कि वी आर नॉट गेटिंग द आर्टिफैक्ट्स और द थिंग्स एज वी वर एक्सपेक्टिंग, हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं है। ये का साफ मतलब है कि हमने जिस तरह से एक्सपेक्ट किया था प्रॉपर कि हमें ये ऐसा ऐसा मिलेगा और उसके बाद फिर हम जो भी कंक्लूजन होगा वो तो फिर चीज़ों के मिलने के बाद हम उसको समझेंगे, तो ऐसा नहीं है। हमें ये एक्सीडेंटली मिलती चली गई और एक्सीडेंटली मिलने के बाद हम जो भी रिलेट कर पाए वो रिलेट किया, तो वो एक प्लान्ड तरीके से हमारे एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हुई हैं। तो ये समझ में आ गया, ओवरव्यू है। अब ओवरव्यू में हम ये समझेंगे कि दो बेसिकली जो प्रॉब्लम्स हैं वो है क्या। तो हमारा ये जो हिस्ट्री का ये सेक्शन है, इसको रिकंस्ट्रक्ट करने में, इसको जोड़ने में हमें जो समस्या आती है बेसिकली, उनमें जो दो मेजर समस्याएं आती हैं उनमें सबसे पहला है कि जब भी हमको आर्टिफैक्ट्स मिले, तो जितने भी हमको आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं इनको सबसे पहले क्लासिफाई करने, ठीक है। देखो हिस्टोरियंस की बेसिकली दो ही स्टेजेस हैं, जब भी उनको कोई भी आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे एक्सकेवेशंस के दौरान तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, उसकी क्वालिटी के बेसिस पे, यूटिलिटी के बेसिस पे, मटेरियल किस तरीके का बना हुआ है, किस तरह के मटेरियल से मिलके बना हुआ है ना, किस तरह के एरिया में पाया जा रहा है, तो उसकी लोकेशन के बेसिस में, यूटिलिटी के बेसिस में, मटेरियल के बेसिस में, डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पर उसको क्लासिफाई करेंगे। तो उन फाइंडिंग्स को क्लासिफाई करेंगे, ठीक है, और क्लासिफाई करने के बाद उसका इंटरप्रिटेशन, ये दो इंपॉर्टेंट स्टेजेस होती हैं। तो इंटरप्रिटेशन का सिंपल सा मतलब है कि फिर उसके बाद उसकी यूटिलिटी या मटेरियल जो भी है, इसका ये यूज रहा होगा, डेली लाइफ से इस तरह से रिलेटेड होगी, इसको ऐसे बनाया गया होगा, क्लियर है। तो ये जो है ये बेसिकली दो स्टेजेस हैं। पहली स्टेज हम समझने जा रहे हैं यहाँ पे क्लासिफाइंग फाइंड्स, यानी कैसे फाइंडिंग्स को क्लासिफाई करना है। सो रिकवरिंग आर्टिफैक्ट्स इज जस्ट द बिगिनिंग, यानी कि जो भी दबे हुए आर्टिफैक्ट्स होते हैं, पुराने अवशेष होते हैं, उनको रिकवर करना तो एक शुरुआत हो गई, जस्ट बिगनिंग, ठीक है। आर्कियोलॉजिकली कोई काम हो नहीं रहा था इंडिया में, तो जैसे ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 में बना, तो उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस आर्कियोलॉजी को इंडिया में इंट्रोड्यूस करा और इसके बाद आर्कियोलॉजी की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से होनी शुरू हो गई, ऑफिशियल तरीके से, थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से। तो ये आर्कियोलॉजी जो है इट वाज जस्ट बिगनिंग। आप कह सकते हो कि आर्कियोलॉजी के थ्रू, अगर क्लियर थोड़ा सा और अच्छे से सिंपल वर्ड में कह दूं मैं, कि आर्कियोलॉजी के थ्रू
प्रयास करके, एफर्ट्स करके, जो मेहनत की जा रही है उसके थ्रू इन आर्टिफैक्ट्स को ऑब्टेन करना वाज जस्ट अ बिगनिंग, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट देन क्लासिफाई, अब जब मिल गया, ये तो शुरुआत है, अब मेन प्रक्रिया शुरू होती है यहाँ से, जो मेन प्रोसेस शुरू होती है वो शुरू होती है यहाँ से। मिल गया वो कोई बहुत बड़ी, वो एक बड़ी बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात तो नहीं हुई पर एक बड़ी बात होगी, क्योंकि अगर मिल गया और आप समझ नहीं पाए हैं तो मिले ना मिले बराबर जैसा हो जाएगा वो। तो मिल गया और उसके बाद फिर उसको इंटरप्रेट करना, उसको क्लासीफाई करना, ये उससे भी बड़ी थोड़ी सी चैलेंजिंग सिचुएशन होगी। तो आर्कियोलॉजिस्ट देन क्लासीफाई देयर फाइंड्स, आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो अपनी फाइंडिंग्स को वर्गीकृत करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, कुछ कुछ सिद्धांतों के आधार पर। वन सिंपल प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन इज इन टर्म्स ऑफ मटेरियल। देखो अभी हम जो बात कर रहे थे, तो अलग अलग सिद्धांतों के आधार पर ये वर्गीकरण होता है, ये क्लासिफिकेशन होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, वो को उनको हम उसको हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं, वो किन कैटेगरीज में रखे जा सकते हैं। तो पहला तो किस तरीके का पदार्थ, किस प्रकार का मटेरियल जो है उसमें पाया गया है, मेटेलिक है, क्ले का बना हुआ है, ठीक है, या प्रीशियस स्टोन का बना हुआ है, किस किस तरीके का मटेरियल इस्तेमाल हुआ है उसमें, ठीक है, मेटल का बना हुआ है, क्ले का बना हुआ है, स्टोन का है, बोन का बना हुआ है, आइवरी का बना हुआ है, आइवरी समझते हैं हाथी दांत जो होते हैं इनसे बने हुए जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको आइवरी बोलते हैं, ठीक है, या बोन रिलेटेड बना हुआ है। तो सबसे पहले तो ये कि किस तरह के क्लासिफिकेशन किए, और वो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल होता है, क्लियर है। सेकंड एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड इज इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो दूसरा हो गया कि उसको क्लासिफाई करेंगे उसकी फंक्शनैलिटी यानी यूटिलिटी के बेसिस पर, क्लियर है, कि उसका फंक्शन क्या है, इसका उपयोग क्या है। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू डिसाइड वेदर फॉर इंस्टेंस एन आर्टिफैक्ट इज टूल और ऑर्नामेंट। अब उनको कोई भी चीज मिल गई तो पहले तो उन्होंने ये देखा कि यार ये मेटालिक है कि नहीं। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए मैं कहूं कि सील्स मिली होंगी, तो सील्स को पहले उन्होंने देखा होगा कि ये पर्टिकुलर जो सील है ये किस तरीके की चीज की बनी हुई, क्ले की बनी हुई है या मेटल की बनी हुई है, ठीक है, या आइवरी की बनी हुई है। ये पहले उन्होंने उसके मटेरियल को चेक किया, उसको समझा। इसके बाद जब ये समझ लिया कि अच्छा इस प्रकार के मटेरियल की बनी हुई थी, यार इसका यूज क्या रहा होगा, क्लियर है, उन्होंने समझने की कोशिश की कि इसका यूज क्या रहा होगा, इसका फंक्शन क्या रहा होगा, ठीक है। क्या कोई आर्टिफैक्ट कोई टूल है या ऑर्नामेंट है, या आप जैसे मान लो उनको कुछ बीड्स मिली होंगी, सबसे पहले तो उन्होंने देखा कि अच्छा ये बीड्स जो है वो कार्नेलियन की बनी हुई है या जैस्पर की बीड्स बनी हुई हैं, ठीक है। इसके बाद जब बीड्स समझ लिए तो बीड्स समझने के बाद फिर उन्होंने ये उसका देखा होगा कि इसको किस तरह के बॉडी के किस पार्ट में पहना गया होगा, ठीक है, हाथों का यूज, हाथों के लिए यूज किया गया होगा, नेक के लिए यूज किया गया होगा, डिफरेंट डिफरेंट जो है वो कुछ ऐसा, उसका उपयोग तो क्लियर है ना, समझना कि इसका उपयोग क्या रहा होगा, ठीक है। चेन थी या क्या था, नेकलेस था, जो भी है, ठीक है। तो टूल है या ऑर्नामेंट है या दोनों है, ठीक है, और समथिंग मेंट फॉर रिचुअल यूज, या कोई ऐसी चीज है जो किसी दूसरे रिचुअलिस्टिक पर्पस के लिए बनाई गई थी, ठीक। तो ये वो कोशिश करेंगे पहले रिलेट करने की, ठीक। एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंक्शन, फिर उसके कार्य के आधार पर जब उसकी फंक्शनैलिटी समझ में आ गई या उसकी यूटिलिटी समझ में आ गई, तो फिर उसको कोशिश की जाएगी रिलेट करने की, ठीक है। रिलेट करने की नॉर्मली क्या होता है, हम जो नहीं देखा हुआ है, जैसे मान लो आप किसी को पहली बार देखोगे, किसी इंसान को ही आपने पहली बार देखा, तो क्या होगा, आप वो तुरंत किसी ऐसे इंसान का चेहरा याद आएगा जो जिसको आपने देखा होगा, मान लो उसका रिसेंबल करता है, तो तुरंत आपकी मेमोरी जो है सर्च कर लेगी आपके दिमाग में कि अच्छा ये पर्सन उसकी तरह दिखता है। तो हम हर एक अननोन चीज को अपने नोन पैटर्न से जानने की कोशिश करते हैं, ये भी एक हमारा एक तरीका है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे हिस्टोरियंस क्या कर रहे हैं कि उनकी यूटिलिटी समझने के बाद वो क्या करेंगे, उस आर्टिफैक्ट को रिसेंबल करने की कोशिश करेंगे, उसकी समानता सिद्ध करने की कोशिश करेंगे, उसकी सिमिलैरिटी, उसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे विद प्रेजेंट डे थिंग्स, ठीक है। जैसे आज के डेट में जो बीड्स बन रहे हैं, क्वेरेंट्स हैं, जैसे स्टोन हैं, ब्लेड हैं, पॉट्स हैं, तो हम उनसे रिलेट करेंगे कि अच्छा इसकी बनावट आज की तरह भी लोटे जैसी दिख रही है, ठीक है, पतीले जैसी दिख रही है, तो ये वैसे ही पतीला जैसा रहा होगा। इसका इस्तेमाल ऑब्वियसली कुछ है ना परोसने के लिए या खाने के लिए या पकाने के लिए इस्तेमाल किया गया होगा। सो दिस इज हाउ दे ट्राई टू रिलेट इट। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो ट्राई टू आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ एन आर्टिफैक्ट बाय इन्वेस्टिगेटिंग। इसके बाद कुछ और मतलब बहुत माइन्यूट तरीके से उसका रिसर्च उसके ऊपर होगा। ऐसे ही नहीं कि किसी भी चीज को उन्होंने आपने जितना भी अभी तक पढ़ा है ना,
वो समझो। ये वीडियो आज का उसी के ऊपर डेडिकेटेड है कि कितनी मेहनत करी उन्होंने इन चीज़ों को आप तक पहुंचाने में, कि इसका ये उपयोग रहा होगा, ये इसकी ये यूटिलिटी रही होगी, इसका ये तरीका रहा होगा। ये सब कुछ समझाने में उन्होंने यहाँ पर बड़ी अच्छी खासी मेहनत करी है, वही समझाने की कोशिश की जा रही। सो इन्वेस्टिगेट करेंगे। इन्वेस्टिगेट क्या करेंगे वो, ये तो इतना तो उन्होंने देखा है, इसके बाद उसके ऊपर थोड़ी सी और वो रिसर्च करेंगे, और उनके जो रिसर्च होगा वो क्या होगा, द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट वाज फाउंड, किस कॉन्टेक्स्ट वो मिला। अब जैसे आप देखो कि बहुत सारी थ्योरीज इस बारे में भी चली गई कि जैसे डेड मैन लेन की बात कर रहे थे हम, ठीक है, वहां पर एक पर्टिकुलर एरिया में कई सारे आपको स्केलेटल्स मिल गए थे, तो सीधा उन्होंने रिलेट कर दिया कि यार हड़प्पा के खत्म होने का रीजन माइट भी क्या हो सकता है, वॉर जैसी सिचुएशन हो सकता है कि यहाँ पे युद्ध जैसी सिचुएशन बनी होगी, वॉर लड़ा गया होगा, ठीक है ना। तो ये एक कॉन्टेक्स्ट दिमाग में आ गया। तो वैसे ही यहाँ पर वो कह रहे हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो ऑब्जेक्ट पाया गया है, क्लियर, उसका भी इन्वेस्टिगेशन, उसका भी एक एंगल देखते हैं। जैसे बहुत सारे केसेस में एक एग्जांपल दे दूं मैं सिंपल सा, जैसे आपने पढ़ा कि जो कॉपर था, तो कॉपर जो है वो ओमान से आया था। अब ओमान से कॉपर आया तो ये कैसे पता चल गया, क्यों, क्योंकि उसका कॉन्टेक्स्ट ऐसे निकल के आ गया कि कॉपर की क्वालिटी, उन्होंने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में पढ़ा और देखा कि इस कॉपर में निकल के कंटेंट है। अब उसका कॉन्टेक्स्ट सीधा जो रिलेट हो गया मेसोपोटामिया से, क्योंकि मेसोपोटामिया में भी वहां से ओमान से कॉपर आ रहा था, उसमें भी निकल का वही क्वांटिटी था, उसकी भी कॉपर क्वालिटी वैसी थी, तो ये लोग सीधा निष्कर्ष पे पहुंच गए। तो ये भी कई बार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में पाया गया है, ठीक है। जैसे वॉज इट फाउंड इन अ हाउस, वो घर में मिला कोई ऑब्जेक्ट, तो माइट भी वो हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। वो ड्रेन में मिला, क्लियर है, तो शायद उसका यूज नहीं रहा हो कुछ भी, या जो भी है उसको डिस्कार्ड कर दिया गया हो, या फिर उसका पर्टिकुलर कुछ ड्रेन में ही यूज रहा हो, ठीक है। ग्रेव में मिला, ठीक है, या किल्न वगैरह में मिला जहां पर ईंटें वगैरह पकाई जाती थी, तो किस पर्टिकुलर प्लेस पे मिला उससे भी उसकी यूटिलिटी डिसाइड होती थी। समटाइम आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू टेक रिकोर्स टू इनडायरेक्ट एविडेंसेस, कई बार ये लोग इनडायरेक्टली जो एविडेंसेस मिले हैं उनसे भी रिलेट करने की कोशिश करते हैं। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए कैसे करते हैं, देयर वर ट्रेसेस ऑफ कॉटन। अब इनको कॉटन मिला भाई, तो कॉटन जो है ये हड़प्पा में आप देखोगे कि यहां पे तो है ही है, इसके अलावा इसके एविडेंसेस मिलते हैं। मेसोपोटामिया के टैबलेट से हमें ये एविडेंसेस मिले हैं कि हड़प्पा के जो लोग हैं इनको कॉटन का पूरा नॉलेज है, और ये कॉटन कई बार जो कॉटन कपड़े क्लॉथ्स हैं ये लोग शायद एक्सपोर्ट भी करते थे मेसोपोटामियंस को, क्लियर। तो मेसोपोटामिया में सिंडन करके एक तरीके का मटेरियल है, ठीक है। तो सिंडन जो मटेरियल है इसका जिक्र है, SINDUN, सिंडन। अब ये जो सिंडन मटेरियल है इसको जब रिलेट करा गया है तो पता चला कॉटन ही है। तो इसको मैं और समझा रहा हूँ, मतलब ये तो एक तरीका हो गया, ठीक है, ऐसे और इनडायरेक्ट एविडेंसेस हैं। अब जैसे कॉटन हुआ, तो कॉटन हमें हड़प्पा में कई जगह से मिला है, ठीक है, एट सम हड़प्पन साइट्स, कई सारी हड़प्पन साइट्स हैं जहां से हमें कॉटन के एविडेंसेस मिल गए हैं, ठीक है। टू फाइंड आउट अबाउट क्लॉथिंग वी हैव टू डिपेंड ऑन इनडायरेक्ट एविडेंसेस। अब कॉटन मिल गया है, मतलब बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि कपड़े पहनते रहे होंगे, कॉटन का और क्या यूज होगा, तो इनको कॉटन के जो बने हुए क्लॉथ्स हैं इसका यूज करना, इसकी यूटिलिटी इनको बहुत अच्छे से पता थी। लेकिन कॉटन के क्लॉथ्स आपको उस कंडीशन में जो है नहीं मिले हैं जैसे मिलने चाहिए। समझ में आ रही बात कि किस तरह के क्लॉथिंग पैटर्न है, उस क्लॉथिंग पैटर्न का कुछ कुछ तो एविडेंस मिल जाता, क्योंकि जो आपको मूर्तियां भी मिल रही हैं, जैसे कुछ कुछ मूर्तियां, प्रीस्ट किंग की मूर्ति मिली है, शॉल पहना हुआ है, उसमें बहुत कितना कपड़ा इस्तेमाल किया उसने। इसके अलावा कुछ और मूर्तियां मिली हुई हैं, उनमें कुछ जैसे डांसिंग गर्ल है, उसने तो नाम मात्र के कुछ ऐसा कुछ पहन ही नहीं रखा, पूरा सिर्फ ऑर्नामेंट पहन रखा, ठीक है। तो आप देखोगे कि फिर वो पशुपतिनाथ है, उन्होंने कुछ ऐसा शायद माइट भी बहुत लोइन क्लॉथ जैसा कुछ पहन रखा है। तो आप देखो कि बहुत कम ही एविडेंसेस मिलते हैं, फिर भी जो एविडेंस मिल रहे हैं उनसे कोशिश क्या कर रहे हैं ये लोग, इन चीज़ों को कोशिश कर रहे हैं निकालने की कि यार हमको ये पता चल जाए कि मूर्तियों से एक तरीका समझ में आ जाएगा, मूर्ति बनी है तो मूर्ति को कपड़ा पहनाया गया होगा, तो इससे ये पता चल जाएगा कि ये क्लॉथिंग पैटर्न था उनका। तो फिर ये लोग कॉटन मिलने के बावजूद भी उसकी पुख्ता एक उसके लिए कि उसका एक सॉलिड हमें रेफरेंस मिल जाए कि किस तरह से उस कॉटन को फिर ये लोग वीविंग करते थे और बनाते थे कपड़ा वगैरह, तो किस तरह का क्लॉथ का पैटर्न था इनका। तो उसके लिए ये लोग फिर क्या कर रहे हैं, उसके लिए फिर ये लोग डिपेंडेंट है किसके ऊपर, पूरी तरीके से मूर्तियों वगैरह के ऊपर। तो कई बार इनडायरेक्ट एविडेंसेस के ऊपर भी डिपेंडेंट रहते हैं। इसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू डेवलप
फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये लोग डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंसेस के फ्रेम जो है वो बनाते हैं कि मतलब ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, प्रोबेबली, ठीक है। वी हैव सीन दैट द फर्स्ट हड़प्पन सील दैट वाज फाउंड कुड नॉट बी अंडरस्टूड। याद है शुरुआत के चैप्टर में कनिंघम का कंफ्यूजन जो आपने पढ़ा, मतलब अभी कुछ दिन पहले, इसी पहले चैप्टर में शुरुआत वाले में ही कनिंघम का कंफ्यूजन जो पढ़ा, तो कनिंघम का कंफ्यूजन क्या था कि उसको जब सील मिली, उसको जब सील दी गई तो बेचारा जो है वो कंफ्यूज हो गया। क्यों? क्योंकि उसका जो रेफरेंस था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो फिट ही नहीं बैठ रहा था। उसके पास जो लिटरेचर, उसके पास जो टेक्स्ट और उसके पास जो रिसोर्सेज थे वो उस टाइम को बिलोंग ही नहीं करते थे। क्लियर है? तो जैसे जब पहली बार सील मिली, हड़प्पा की सील जब पहली बार आई, ठीक है, समझी नहीं जा सकी और समझी नहीं जा सकी, ठीक है, टिल आर्कियोलॉजिस्ट हैड टू कॉन्टेक्स्ट इन विच टू प्लेस इट, ठीक है, जब तक आर्कियोलॉजिस्ट को वो कॉन्टेक्स्ट ही नहीं मिल गया जिसमें वो उसको प्रॉपर तरीके से रख सके। क्लियर है? बोथ इन टर्म्स ऑफ द कल्चरल सीक्वेंस इन विच इट वाज फाउंड एंड इन टर्म्स ऑफ अ कंपैरिजन, ठीक है, दोनों चीजों में। फिर जब बहुत बाद में यहां पर उस एरिया में थोड़े बहुत एक्सकेवेशंस होंगे, ठीक है, या फिर जब थोड़ा बहुत दिमाग इनका काम करेगा कि यार ऐसी कुछ चीजें तो हमें मेसोपोटामिया में मिली हैं, तो जब मेसोपोटामिया में मिली हैं तो वही शायद ये भी होगा हड़प्पा में भी वही यूज है जो मेसोपोटामिया में यूज रहा होगा। तो या तो कल्चरल सीक्वेंस जो है उसमें अगर वो चीज फिट हो जा रही है तो ठीक है, या तो फिर जैसे मेसोपोटामिया से उसको रिलेट कर रहे हैं तो पता लगा पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा गैप देखने को मिल रहा था हमें। क्लियर है? चलो, तो पहली चीज हो गई क्लासिफाइंग, दूसरी चीज है प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। अब ये दूसरा बड़ी समस्या निकल के आ रही है कि उसको इंटरप्रेट कैसे करें भाई साहब। चलो, सो प्रॉब्लम्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन, आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है? सबसे ज्यादा है, ठीक है, परहैप्स मोस्ट एविडेंट इन अटेम्प्ट्स टू रिकंस्ट्रक्ट रिलीजियस प्रैक्टिसेस। सोशल तो फिर भी समझ में आ गया, थोड़ा बहुत पॉलिटिकल का कोशिश करी इन्होंने, समझ में आया नहीं है, पर फिर भी इन्होंने ये माना कि शायद, है ना, अलग अलग रेफरेंसेस हैं। वो पैराग्राफ अगर आप देखोगे तो उसमें क्या कहते हैं ये लोग, एंशिएंट अथॉरिटी वाला पैराग्राफ पढ़ोगे अगर तो उसमें समझ में आएगा कि कुछ कुछ चीजें फिर भी बन रही हैं दिमाग में, कुछ कुछ फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस इन्होंने बनाए हुए हैं कि माइट भी अलग अलग जो सिटीज थी वो अपने आप को अलग अलग रेगुलेट करती थी, माइट भी एक यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, ठीक है, इस तरह से एक दो चीजें कंक्लूजन में आ रही हैं। लेकिन जब ये रिलीजियस प्रैक्टिसेस को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं तो रिलीजियस प्रैक्टिसेस के रिकंस्ट्रक्शन में इनका जो आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन है वो फेल हो जा रहा है, ठीक है। मतलब इस तरह की चीजों को, ऐसा नहीं है कि एक ही, इस तरह की चीजों को जब ये इंटरप्रेट करना चाहते हैं, जब ये समझना चाहते हैं कि किस तरह का रिलीजियस इंक्लिनेशन रहा होगा, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेट सिचुएशन हो जाती है। आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन जो है वो सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। चलो, early archaeologists thought that certain objects which seemed unusual or unfamiliar may have had religious significance। कुछ कुछ चीजें मिली, जैसे इनको बहुत सारे सिंबल्स मिले हैं जिनको बाद में शिवलिंगा की तरह बोला गया, तो फैलस वर्शिप की तरफ गए, लिंग पूजा की तरफ चले गए, जैसे पशुपतिनाथ की मूर्ति मिल गई सील में भी और एक आइडॉल भी जैसा मिल गया, ठीक है। तो फिर इनको लगा कि माइट भी ये शिवा का एक फॉर्म हो सकता है। तो ये कोशिश कर रहे हैं ये लोग, जब भी इनको कुछ अनयूजुअल मिलता था और इनके समझ में नहीं आता था, रिलेट नहीं कर पाते थे उसको, इंटरप्रेट नहीं कर पाते थे उसको, तो वो चीज वो लोग कहाँ रख देते थे? वो लोग उसको उसके रिलीजियस डोमेन की तरफ रख देते थे कि यार माइट भी ये कुछ इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस रहा होगा, उस समय की उनकी अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस रही होंगी, वो हमें आज के डेट में रिलेवेंट नहीं है तो हमें पता नहीं है। दीज इंक्लूडेड टेराकोटा फिगरिन्स, ये ठीक है, जैसे एक देवी की प्रतिमा मिली है, टेराकोटा फिगरिन ऑफ अ वुमेन, ठीक है। अब एक ये जो वुमेन है, टेराकोटा क्ले की बनी हुई वुमेन है, ये इसने बहुत सारी ज्वेलरी वगैरह पहन रखी है, ठीक है, कुछ कुछ में हेड ड्रेसेस वगैरह पहन रखी है, ठीक है, हेड ड्रेस मतलब समझ रहे हैं, हेड को डेकोरेट करने वाला, ठीक है, इस तरीके से। अब ये कौन है? क्या आप सोच सकते हो? क्या दिमाग लगा लोगे? क्या आर्कियोलॉजिस्ट सोचें? कहीं पर कुछ लिखा तो है नहीं उसके बारे में जिसको समझ सकें, जिसको पढ़ सकें। तो अब ये दिमाग लगाना शुरू करेंगे, अपना उसको इंटरप्रिटेशन करना शुरू करेंगे। उसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे कि माइट भी ये गॉडेस होंगी, माइट भी क्वीन होंगी, ठीक है। तो उन्होंने क्या लगाया, सबसे अब समझ में तो आ नहीं रहा था, तो वो सीधे उसको वहां ले गए कि अच्छा, ये इसका रीजन ये भी हो सकता था कि पुराने समय पे क्या है, मेसोपोटामिया में बड़ी माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, ढेर सारी, पूरी जितनी टेबलेट्स पढ़ोगे ना, जैसे गिलगमेश एपिक वाला याद होगा, गिलगमेश की एपिक को 12 टेबलेट्स में लिखा गया है।
अब वो पूरी कहानी अगर आप सुनोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। बहुत भयानक उसमें जो है माइथोलॉजी है कि गिलगमेश जो है वो देवताओं का पुत्र है, उसके जो बॉडीली फीचर्स हैं वो अनयूजुअल हैं। तो वहाँ गिलगमेश का फोटो तो आपको ऐसा नहीं मिला। यहाँ पे इस तरीके की जब वुमेन्स मिल रही हैं पर स्टोरी मिल रही है उसके बेसिस पर रिलेट कर रहे हैं मतलब वो लोग। अब यहाँ पर आइडॉल्स तो मिल रही हैं बट स्टोरी नहीं मिल रही है। स्टोरी मिल जाए ज़्यादा अच्छा है, मूर्ति नहीं मिलेगी बट स्टोरी मिल जाएगी लिखी हुई तो उसको समझना ज़्यादा आसान है। पर यहाँ पर अभी देवी मिल तो गई बट समझ में नहीं आ रहा है, इतना भयानक ऑर्नामेंट ज्वेलरी और भूषण वगैरह पहन के कहाँ जा रही हैं। तो इन्होंने कहा कि ये मदर गॉडेस हैं, ठीक है, ये कोई देवी रही होंगी, ठीक है, और माइट भी कुछ पूजा पाठ के काम में आती रही होंगी। हो सकता है पृथ्वी अर्थ गॉडेस को, अर्थ को एज अ गॉडेस पर्सोनिफाई कर दिया गया हो, पृथ्वी को ही एक देवी के रूप में रखा गया हो, या कोई दूसरी देवी रही होंगी, जो भी उनका है एक रिलीजियस डोमेन में उसको फिट कर दे रहे हैं। फिर रेयर स्टोन स्टैचू ऑफ मैन इन एन ऑलमोस्ट स्टैंडर्डाइज पोस्चर, ठीक है। अब आप देखेंगे कि एक पर्सन है, वही रिस्ट किंग की बात हो रही है, वो पर्सन है बेचारा एक बढ़िया कुछ एक मेडिटेटिव पोस्चर में, ऐसा लग रहा है आंखें आंखें बंद किए हुए है वो, है ना, और डीप मेडिटेशन में लग रहा है ऐसा। उसकी आंखें हाफ मतलब क्लोज्ड है, ना पूरी बंद है, ये हाफ आईज जो क्लोज होती हैं, ये मेडिटेशन का पोस्चर है एक तरीके का, ठीक है। अब वो भी उसने कुछ ऐसा पहन रखा है अपने हेड्रेस कुछ टाइप के, और फिर उसने शॉल जैसी पहन रखी है, उस पर कुछ डिज़ाइंस बने हैं, फ्लावरिंग डिज़ाइंस बने हुए, ठीक है। और अपना उसका उसका जो हाथ है वो पूरा, अगर आप उस मूर्ति को देखोगे तो उसका हाथ जो है वो उस पे है, घुटने वगैरह पे है, ठीक है, पशुपतिनाथ की तरह, फिर प्रीस्ट किंग की तरह। मतलब इस तरह की मूर्तियां आपको जो मिल रही हैं, इनमें भी कुछ इंडिकेशन तो निकल नहीं रहे ना, मूर्तियां मिल रही हैं लेकिन ये कहाँ कैसे क्लासिफाई कर दें हम इसको। जैसे ये वाली जो है ये पशुपतिनाथ के उसमें मान लिया गया कि भगवान शिव होंगे, ऐसा उस पर वो कर दिया गया। प्रीस्ट किंग मिला तो प्रीस्ट किंग वाली मूर्ति समझ नहीं पाए तो उसको बोल देगी कुछ नहीं ये राजा रहा होगा। ये सब मेसोपोटामिया की उनकी जो थॉट प्रोसेस है ना वो रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। दूसरे इंस्टेंसेस में कुछ कुछ स्ट्रक्चर मिले, ठीक है, जिनको रिचुअल सिग्निफिकेंस में रखा गया, ठीक है, जैसे ग्रेट बात हो गया आपका, अल्टर्स हो गए कालीबंगा और लूथर में। अब देखो मंदिर नहीं मिलता लेकिन आपको सैक्रिफिशियल अल्टर्स मिल जाते हैं। फायर अल्टर समझ रहे हो, फायर अल्टर्स का मतलब है जो यज्ञ वगैरह करने के लिए बनाए जाते थे। तो वो पर्टिकुलर अल्टर्स बनाए गए हैं, ऐसे कुंड तरीके के छोटे छोटे ऐसे हैं, ठीक है, ऐसे इतने छोटे भी नहीं है। अब जिनमें पता चलता है कि यहाँ पे आग जलाते थे ये लोग। तो अब फायर अल्टर्स हैं तो माइट भी कुछ सिग्निफिकेंस रहा होगा उसको, वहाँ पे कुछ रिचुअल्स कंप्लीट किए जाते रहे होंगे, है ना। तो फायर अल्टर्स मिल गए हमें, लेकिन क्या पूजा पद्धति है, क्या वर्शिपिंग मेथड है, फायर अल्टर्स की यूटिलिटी क्या है, किस तरीके की फायर, क्या वो रिचुअलिस्टिक फायर होती थी या फिर वो कोई दूसरा कुछ और काम करने के लिए अपना फायर जलाते थे। तो इसका हमें कुछ एक सटीक एविडेंस नहीं मिल पाता है। क्लियर है, ग्रेट बात मिल गया। ग्रेट बात तो आपको बहुत अच्छे से आपने पढ़ रखा है, पर ग्रेट बात में करते क्या थे, सिर्फ नहाते थे, रिचुअलिस्टिक तरीके से ही नहाते थे, या कुछ और दूसरा यूज रहा था, या शायद वो जैसे रॉयल पैलेस का पार्ट था वो रहा हो, ठीक है, राजा का ही एक पर्सनल प्रॉपर्टी रहा हो, रॉयल फैमिली के लोग उसको यूज करते रहे। सो वी आर नॉट श्योर। अब जैसे ऐसी चीजें नहीं समझ में आती तो ये लोग इनको सिर्फ कहाँ रख देते हैं, इसके रिचुअल सिग्निफिकेंस की तरफ उसको असाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स जब जब मिले इन लोगों को, इन स्ट्रक्चर्स को इन लोगों ने क्या किया, वो रिलीजियस डोमेन में ले जाके पटक दिया उसको। अटेम्प्ट्स हैव आल्सो बीन मेड टू रिकंस्ट्रक्ट रिलीजियस बिलीफ, ठीक है, कुछ कुछ चीजों को इन्होंने क्या करा, अटेम्प्ट करा कि शायद जो हमें मिली हैं इनके कुछ रिलीजियस बिलीफ होंगे। उदाहरण के लिए जैसे सील मिल रही हैं, सम ऑफ विच सीम टू डिपिक्ट रिचुअल सीन्स। जैसे कुछ सील में वही जो अभी हम पशुपतिनाथ का जिक्र कर रहे थे, ठीक है, तो उसका सिंबल बना हुआ है, कुछ एनिमल्स के सिंबल बने हुए, तो माइट भी इन एनिमल्स को वो शायद पवित्र या बहुत रिवर्ड कंसीडर करते रहे होंगे। तो कई बार जो सील वगैरह मिली हैं इनको एग्जामिन करके भी इन्होंने कोशिश करा कि रिलीजियस डोमेन को समझा जाए, रिलीजियस इंक्लिनेशन को समझा जाए, या उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस को समझने की कोशिश की जाए। क्लियर है। कुछ कुछ में जैसे एनिमल्स के साथ प्लांट्स भी बने हुए, प्लांट मोटिव्स बने हुए हैं, ठीक है, प्लांट मोटिव्स बने हुए, तो माइट भी ये समझा गया कि ये लोग नेचर वर्शिपर थे, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, नेचर को डेडिकेट किया होगा उन्होंने। जो पेड़ हैं उनको हम आज भी बहुत सारे ऐसे, जैसे हमारे डेली लाइफ में
हम कुछ प्लांट्स हैं जैसे बनियन ट्री हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, ठीक है, इनको हम सैक्रेड कंसीडर करते हैं, पूजा करते हैं जाके वहाँ पे। और भी कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जहाँ जिनको हम सैक्रेड कंसीडर करते हैं। तो ये माइट भी उनके पास भी रहा होगा, यानी आज की प्रैक्टिसेस को हम उनसे रिलेट करने की कोशिश करें तो शायद थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसा ही कि ये भी नेचर वर्शिपर रहे होंगे और उसी को इंडिकेट किया होगा इन्होंने अपने बहुत सारी यूटिलिटी वाली चीज़ों में, ठीक है। फिर कुछ कुछ में जैसे एनिमल्स बने हुए हैं, तो एनिमल्स में भी जैसे मैंने कहा यूनिकॉर्न, वन हॉर्न, ठीक है, एनिमल बना हुआ, एक सींग है उसके पास। अब एक सींग है तो यूनिकॉर्न ही होगा, मतलब वो राइनो की तरह नहीं दिखता है कि वन हॉर्न राइनो की तरह दिखेगा आपको, वो उसकी एक सींग है ऐसी लंबी सी बड़ी सी, ठीक है। अब वो प्रॉपर घोड़े की तरह भी नहीं दिख रहा है, पर ठीक है, मान लिया गया कि माइट भी वो यूनिकॉर्न रहा होगा, ठीक है। उसका भी सील में डिपिक्शन है, हो सकता है आज के डेट में भी जो है ना यूनिकॉर्न वगैरह को बड़ा माइथोलॉजिकली ट्रीट किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि कुछ डिवाइन उससे ओरिजिन से रिलेटेड है, डेमीगॉड से रिलेटेड है, क्लियर है। फिर कुछ सील्स में आप देखो वही जिसकी हम बात कर रहे थे, योगिक पोस्चर में वो बैठा हुआ है अपने घुटनों पे हाथ किए हुए एक पर्सन, ठीक है, योगिक पोस्चर में एक क्रॉस लेग्ड एक पर्सन बैठा हुआ है जिसका एक पैर जो है ऊपर है और एक पैर नीचे है, नीचे की तरफ जमीन की तरफ टच है, एक पैर क्रॉस लेग्ड है, और फिर वो उसके जो हाथ है वो नीज वगैरह पे हैं, थाइज वगैरह पे, और योगा की पोस्चर पे दिख रहा है वो, ठीक है, योगिक पोस्चर में दिख रहा है। तो उसके आसपास भी कुछ एनिमल है, माइट भी आज के डेट में हम उसको रिलेट कर सकते हैं शिवा से, ठीक है। अब ये सब जब कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वो उसको कोशिश कर रहे हैं कि ये शायद वो हड़प्पन्स के रिलीजियस बिलीफ से रिलेटेड होगा, समझ रहे हो ना। ये सब समस्याएं आ रही हैं उनके सामने, हिस्ट्री को रिकनेक्ट करते समय ये डिफरेंट डिफरेंट जो टुकड़े मिल रहे हैं उनको जोड़ते समय ये सब समस्याएं आ रही हैं उनके सामने, तो वो अपने अपने हिसाब से जो भी उनको थोड़ा सा रिलेवेंट टाइप का लग रहा है उसमें फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने सोचा होगा कि माइट भी जैसे ये आज के डेट में शिवा वर्शिप है जो प्रिवेलेंट है हिंदुइज्म में, रिलीजन में, तो माइट भी ये प्रोटो शिवा का डिपिक्शन होगा, मतलब बहुत पुरातन समय में, उस समय आज से 5000 साल पहले शिवा को इस तरीके से पूजा जाता रहा होगा, उनको इस तरीके से माना जाता रहा होगा, ठीक है। ये अर्ली फॉर्म है। आज के डेट में थोड़ा सा वो परिष्कृत हो गई, थोड़ी और रिफाइंड हो गई वही मूर्ति या वही आइडॉल, ये बहुत पुराने फॉर्म की जो है वो आइडॉल रही होगी, ये माना गया। इसके अलावा कोनिकल स्टोन ऑब्जेक्ट्स मिले जिनकी बात मैं कर रहा था, कोनिकल स्टोन ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब वो कुछ इस तरीके से उनका शेप ही है जो वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरह दिखते हैं, तो माइट भी ये लिंगास होंगे, ठीक है। तो ये भी इसी वर्शिप से रिलेटेड है। अब इनका जो भी यूज रहा हो, बट ये आज के डेट में भी, मतलब अगर आपको क्वेश्चन आता है कि आप हड़प्पा की वो प्रैक्टिसेस जो आज भी कंटिन्यू कर रहे हो उसमें क्या क्या इंक्लूड करोगे, तो आप इस वाले पैराग्राफ से ये सारी चीजें उठा लेना और ये सब कुछ उठा के आप रिलेट करना कि वो सारी चीजें आज भी हम एक तरीके से हमारे डेली लाइफ पैटर्न में है, तो माइट भी ये हड़प्पन्स यूज करते थे या हड़प्पन्स के डेली लाइफ में ये देखने को मिलता है ऑब्जेक्ट हमें, और आज भी हम यूज करते थे, तो हम कह सकते हैं कि हड़प्पा की प्रैक्टिसेस कुछ कुछ हमारे यहाँ आज भी रिलेवेंट है। चलो, मेनी रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ हड़प्पन रिलीजन आर मेड ऑन द एजम्पशन, ठीक है, एजम्पशन है, क्लियर है, ध्यान रखना। ये पूरी चैप्टर में ही आपको एजम्पशन पढ़ने को मिला है, 100% कंफर्मेशन कहीं नहीं। सो मेनी रिकंस्ट्रक्शन यानी जितने भी इंटरप्रिटेशन के दौरान जितनी भी थीम्स को रिकंस्ट्रक्ट करा है हड़प्पा की, इन्होंने स्पेशली हड़प्पन रिलीजन से रिलेटेड जो थीम्स रिकंस्ट्रक्ट हैं, ठीक है, ये सारी जो है अजम्पशन के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। और ये अजम्पशन किसके ऊपर है? द लेटर ट्रेडिशंस प्रोवाइड पैरेलल विद अर्लियर वंस, ठीक है। यानी ये जितने भी अजम्पशंस किए गए हैं, ये अजम्पशन भी ऐसे नहीं कि उनके दिमाग में कुछ भी निकल के आ गया, ये सारे अजम्पशन उन्होंने क्या किया कि बाद में जो ट्रेडिशन में चीजें हैं और ये बाद में जो ट्रेडिशन की चीजें हैं, ठीक है, ये मैच हो रही हैं पुरानी चीजों से। अब जैसे अभी शिवा की बात हुई, ठीक है, लिंग वर्शिप की बात हुई, तो ये सब कुछ पुराने समय से रिलेट हो रहा है, यानी आज के बाद के ट्रेडिशन से ये चीजें रिलेट हो रही हैं, पैरेलली हैं। तो फिर इनको उन्होंने, मतलब जब नहीं समझ पा रहे होंगे तो माइट भी इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे, बहुत सारे एक्सकेवेटर्स थे, इन्होंने यूरोपियंस की मदद करी होगी ये समझने में कि आज के समय में इसको इसके समकक्ष रख सकते हैं हम। अच्छा, ये जैसे आपको ये इमेज मिल रही, तो उनको लगा होगा कि यार ये जो क्रॉस लेग में बैठा हुआ है, ऐसा तो हमारे यहाँ भगवान शिव का पोस्चर रहता है, भगवान शिव ध्यान की अवस्था में बैठे रहते हैं, ठीक है, मेडिटेटिव पोस्चर में रहते हैं, भगवान शिव की लिंग पूजा भी होती, तो माइट भी कुछ और नहीं, ये शायद उस समय ये लोग भगवान शिव की पूजा करते थे
हड़प्पा के लोग 5000 साल पहले। तो इस तरह से उन्होंने एजम्पशन करके उसको रिलेट करने की कोशिश की। दिस इज बिकॉज आर्कियोलॉजिस्ट ऑफन मूव, ये मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले ना, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो अक्सर क्या करते हैं, उनको जो भी चीजें मिलती हैं इससे वो क्या करते हैं, नोन टू दी अननोन। क्लियर है? जो उनको पता है, जो उनको देखा हुआ है, जो उनको समझा हुआ है, जो उनके बहुत बिहेवियर में है, उससे वो अननोन को समझने की कोशिश करते हैं, उससे वो उस अज्ञात को समझने की कोशिश करते हैं जो उस समय का होगा। तो ये एक बहुत कॉमन चीज है, ठीक है। मतलब आप जो है पास्ट को समझने की कोशिश करते हो अपने प्रेजेंट से रिलेट करके। तो आपको पास्ट में कोई चीज या पास्ट की कोई चीज मिली हुई है, उसको आप रिलेट करोगे प्रेजेंट से कि अच्छा इसका यूज ये, या इस तरह की चीज का यूज ऐसा हो रहा है, या इस तरह की प्रैक्टिस जो आज हमें देखने को मिल रही है ये इससे थोड़ा सा रिसेंबल हो रही है पुरानी चीज से। क्लियर है? While this is plausible in the case of stone querns and pots, it becomes more speculative when we extend it to religious symbols. कुछ कुछ चीज़ों में आसान हो जाता है आपको, मतलब ये चीज़ें जो है आसानी से रिलेट हो जाती हैं जब आपको स्टोन क्वेर्न वगैरह मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बड़ा शेप भी ऐसे ही था। चलो मान लो आपको एक ऐसा पत्थर का वो मिला और फिर ऐसा रोलर जैसा मिला। अब जो ये पत्थर का एक सिलबट्टा जिसे कहते हैं, तो रोलर जैसा मिला, अब इसको इसके ऊपर रोल कर रहे हैं, बड़ा आसान है इसको रिलेट कर लेना कि यार जो क्वेर्न है इसको कूट काट के, इसको पीस के मसाला या जो भी है बनाते रहे होंगे अपने खाने पीने का। लेकिन जब रिलीजियस चीज़ों में इस तरह की चीज़ें मिलती हैं तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटिव हो जाता है। मतलब ये तो काफ़ी कुछ रियलिस्टिक हो जाता है, काफ़ी कुछ रिलेट करेगा रियलिज्म से, लेकिन ये कंप्लीटली स्पेकुलेटिव हो जाता है जब हम रिलीजियस सिंबल की बात करते हैं। क्योंकि वैसे केस में आप थोड़ा सा बनने की कोशिश करोगे कि भाई रिलीजन से आपका कोई लेना देना नहीं, लेकिन अचानक से जब आपको कोई ऐसी रिलीजन वाली चीज़ों को समझने की कोशिश करना पड़े तो बड़ा मुश्किल होता है ना, वो सेकुलर माइंड को उस रिलीजियस फ्रेम में फिट करना। पहला तो ये चैलेंज हो जाता है। दूसरा ये भी होता है कि क्या वो एज इट इज़ फॉर्म में है कि नहीं है। हो सकता है उस फॉर्म में अलग रहा हो, आज के डेट में आप उसको दूसरे तरीके से देख रहे हो, पर फिर भी कहीं ना कहीं उसको किसी न किसी फ्रेम में फिट करना है, तो फिर हम उसको क्या करते हैं, हम उसको एक जो भी पैटर्न आज के समय का है उसमें फिट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो उदाहरण के लिए हम कुछ और देखते हैं। जैसे प्रोटो शिवा की हमें जो मूर्ति मिली है, तो प्रोटो शिवा की जो मूर्ति मिली है आपको, ठीक है, सील में वो बकायदा वो पर्सन बैठे हुए हैं। ठीक है, अब बाद में जब आपका हड़प्पा का टाइम पीरियड खत्म हो गया और वैदिक टाइम पीरियड शुरू हुआ, तो वैदिक टाइम पीरियड जब शुरू हुआ तो आपको पता है कि वैदिक टाइम पीरियड जो है, खासकर ऋग्वेद की जो हम बात करें तो ऋग्वेद पूरा वैदिक जो टाइम पीरियड है आपका 1500 से 500 या 600 BC के आसपास है, जिसमें से 1500 से 1000 बिफोर कॉमन एरा जो है वो आपका ऋग्वैदिक पीरियड है। अब ऋग्वैदिक पीरियड में कुछ देवताओं को मेंशन किया गया, जैसे रुद्र के बारे में मेंशन किया गया। ठीक है, अब ऋग्वेद में रुद्र के बारे में मेंशन है, हड़प्पा में उस तरह की आपको सील मिली हुई है, और आज वर्तमान काल में हम रुद्र और शिव को एक ही मान रहे हैं, और उनको जो हम इमेजेस में शो करते हैं उस इमेज में भी हम कैसा दिखाते हैं, मेडिटेटिव पोस्चर में बैठे हुए दिखाते हैं। क्लियर है? तो बाद के पुरानिक ट्रेडिशन में जो शिव हैं, क्लियर है, बाद में आप पढ़ोगे चैप्टर 4 वगैरह में जो आपको फिलोसॉफिकल चैप्टर जो आपका डील करता है, जिसमें थिंकर्स बिलीफ्स वगैरह के बारे में बातें की गई हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपका इसी फिलोसफी के ऊपर, बिलीफ के ऊपर ये पूरा चैप्टर, रिलीजियस उसको डोमेन को डेडिकेटेड है। ठीक है, हालांकि इतना कुछ ऐसा वो नहीं पढ़ोगे, बट पुराने ट्रेडिशंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ोगे उसमें। क्लियर है? तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे अपन उस चैप्टर को, डोंट वरी। तो बाद के टाइम पर ये शिवा है पुरानी ट्रेडिशन में, हड़प्पा में यही जो है वो क्या है वो हमें पता नहीं, लेकिन हमें सील में उनकी इमेज मिल रही है। और आज वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में अगर हम रिलेट करें तो सेम वही उसी तरह के देवता को हम शिव रुद्र के तौर पर बैठा पाते हैं, या अपने पूजा पद्धति में उनको शामिल करते हैं कि वो मेडिटेटिव पोस्चर में बैठे हुए एक देवता हैं, भगवान हैं। ठीक है, तो इस तरीके से, हालांकि अनलाइक शिवा रुद्रा इन द ऋग्वेदा इज नीदर डिपिक्टेड एज पशुपति। हालांकि अब डिफरेंशिएशंस में मिल जाते हैं, वेरिएशंस में मिल जाते हैं, क्योंकि जब आप ऋग्वेद में देखते हो तो शिव की तरह रुद्र जो है, ऋग्वेद में रुद्र थोड़ा सा डिफरेंट है। क्लियर है? शिव की तरह नहीं है वो, या यहाँ पर डिफरेंट वेरिएशंस मिलते हैं आपको। पशुपति के तौर पर उनको डिपिक्ट नहीं किया गया है, रुद्र नाम मिल रहा है उनका, लेकिन पशुपति क्या आइडेंटिकल है रुद्र के, इस बारे में थोड़ी वेरिएशन आ जाती है।
क्लियर। पशुपति क्यों नाम दे दिया गया, यहां पर पशुपति नाम सील में इसलिए दे दिया गया क्योंकि यहां पर एनिमल्स मिल रहे हैं उनके आसपास, क्लियर है। तो लॉर्ड ऑफ एनिमल इन जनरल हो गया या कैटल इन पर्टिकुलर हो गया, ठीक है। ये वैदिक काल में वैसे फिट होना चाहिए एक तरीके से, पर हमें इसका डिपिक्शन ऐसे मिलता नहीं, ठीक है। योगी के तौर पे भी नहीं मिलता, रुद्र का अलग डिपिक्शन मिलता है हमें वेदास में, तो ये वेरिएशंस आ जाते हैं, ठीक है। द डिपिक्शन डज नॉट मैच द डिस्क्रिप्शन ऑफ रुद्र, जो ऋग्वेद में हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है रुद्र का वो इनसे मैच नहीं करता, वो शिवा से मैच नहीं करता, ठीक है। रुद्र इन द ऋग्वेद वो क्या है, पॉसिबली एक शमन है, ठीक है, जैसा कि बाद के कुछ बुद्धिस्ट स्कॉलर ने समझाया, क्योंकि बहुत सारे पुरानिक ट्रेडिशंस को समझने के लिए ब्राह्मण या शमनों का इस्तेमाल किया गया, तो माइट भी ये भी एक शमन हो गए, यानी कि एक सुपर नेचुरल पर्सन के बारे में कहा गया है, ठीक है, शमन और कुछ भी नहीं। शमन को मैं मान लो और अच्छे से आपको समझाऊं तो ऐसे लोग जिनके पास क्या होती थी, सुपर नेचुरल पावर्स होती थी, ठीक है, ऐसे लोग जिनके पास सुपर नेचुरल पावर्स होती थी, मैजिक वगैरह जानते थे लोग, ठीक है। और ये मतलब इट वाज क्लेम कि ये लोग जो है वो दूसरे वर्ड से कनेक्ट कर सकते हैं इजीली, सो दीज पीपल आर शमन। तो क्या पॉसिबली ये शमन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जो भी हो जैसा भी हो वो हमें यहाँ पर क्लियर नहीं, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो हमें ये जो बाद में रुद्र मिल रहा है ये डिफरेंट है, ठीक है, और वैदिक काल की बात जो कर रहे हैं वो डिफरेंट पर्सनालिटी है, ठीक है। पशुपति डिफरेंट पर्सनालिटी है, या पशुपति और बाद में वो जो हड़प्पा का वो इमेज है वो आइडेंटिकल है, रुद्र अलग है, ठीक है, और बाद में जो शिवा अर्ली ट्रेडिशंस में वो अलग है। तो इस तरीके से आपको वेरिएशंस मिल जाएंगे इंटरप्रिटेशन के दौरान, क्लियर है। तो ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं हिस्टोरियंस व्हाइल इंटरप्रेटिंग द ऑब्जेक्ट्स। चलो तो ये हमने समझ लिया बहुत अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। इतिश्री मीन्स ये समअप हो गया है यहाँ पर, और बधाई हो आपको कि आपका पहला चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से तैयारी जो आपकी चल रही है इसको और अब और बहुत बहुत अच्छा कर दो, ठीक है ना। आपके जो बैचेस चल रहे हैं ये बैचेस माइट भी आपने एनरोल करे होंगे इसमें, जिन बैचेस की बात मैं अक्सर करता रहता हूँ, विक्ट्री बैच की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर आपने एनरोल नहीं करा है तो भी अभी आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। आप मान लो फिर भी बैचेस में एनरोल नहीं कर पा रहे हो तो भी आप यूट्यूब के जो प्लेटफॉर्म है इससे तो पढ़ो ही, लेकिन आप जो है अगर चाहते हो कि थोड़ा सा और बेहतर एक्सपीरियंस मिले तो आप आओ अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज पे ज्वाइन करो इनको, और इससे थोड़ा सा और बेहतर एक्सपीरियंस लो। कैसा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, अगर आप इन प्लेटफॉर्म पर प्लस के कोर्स के प्लेटफॉर्म पर पढ़ते हो तो आपके पास कुछ ऐसे फीचर्स अवेलेबल हो जाएंगे जिन फीचर्स से आपकी जो लर्निंग है थोड़ी सी और इंटरैक्टिव हो जाएगी, और प्लस आपको कुछ और बेहतरीन फायदे मिल जाएंगे, जैसे टीचर के साथ इंटरैक्ट करने का मौका। तो जब आप पढ़ते हो तो नॉर्मली एक वन वे कम्युनिकेशन हो गया, हम जब यूट्यूब पे डिस्कशन कर रहे हैं तो, ठीक है ना। लेकिन जब हम इस प्लेटफॉर्म पर डिस्कशन करेंगे तो एक टू वे कम्युनिकेशन जैसा रहेगा। क्यों, क्योंकि जितना मैं बोल रहा हूँ वहाँ पर जैसे भी आपको कुछ कन्फ्यूजन लगता है, कोई चीज़ ऐसे ये समझाने के दौरान कोशिश की जाती है कि 100% बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आए, लेकिन फिर भी शायद कोई शब्द, कोई सेंटेंस, कोई चीज़ कहीं पर आपको थोड़ा सा उतनी स्ट्राइक नहीं करेगी, तो आपके पास इस प्लेटफॉर्म में जब आप पढ़ोगे तो मौका है कि आप पूछ लोगे, ठीक है। क्वेश्चन टैब है, उस क्वेश्चन टैब में आपने अपना डाउट बकायदा लिख ही दिया और वो मुझे दिख जाएगा, या फिर आप सीधा बोल के जो है ना अपने डाउट्स पूछ सकते हो, वो मतलब एक तरीके से कन्वर्सेशन कर सकते हो वहाँ पर, है ना, और आपका डाउट रिजॉल्व हो जाएगा। फिर मैं भी चाहता हूं कि मैं जो आपको समझा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, वो एसेस करूं, थोड़ा सा देखूं तो कि आपसे कितना बन रहा है। तो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वहाँ पे पोल्स का ऑप्शन है और फिर आप आंसर दोगे, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात हो गई। पोल लीडर बोर्ड जनरेट होगा जिसमें सारे बच्चों को दिख जाएगा कि हाँ उन्होंने कितना सीखा है, कितना आता है, कितना लर्न किया है, एक मोटिवेटिंग चीज़ रहेगी। फिर सबसे बेस्ट चीज़ स्कॉलरशिप टेस्ट कॉम्बैट कर सकते हैं आप में से बहुत सारे लोगों को और खुशी होगी कि आप पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, लेकिन पढ़ाई करने के साथ साथ आप अपनी पढ़ाई को पूरी तरीके से फंड भी कर लें। तो आपके पास ये अनअकैडमी का ये प्लेटफॉर्म, प्लस का प्लेटफॉर्म आपको ये मौका देता है कि आप आएँ और स्कॉलरशिप टेस्ट अटैम्प्ट करें। स्कॉलरशिप टेस्ट में आप बढ़िया परफॉर्म करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, जो आपके मोटिवेशन लेवल को और जो है ना सातवें आसमान में पहुँचा देगी कि देखो मैंने पढ़ भी लिया और मेरे कुछ चार्जेस भी नहीं लगे। तो ये और आपको प्राउड फील कराएगा। क्यों? क्योंकि आपके पेरेंट्स को लगेगा कि हाँ हमारा बेटा सही मायने में मेहनत
ये बेटी हमारी सही माने मेहनत कर रही है, ठीक है। और ये सारे आपको बेनिफिट्स जब अवेल करने हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इस तरह के बेनिफिट्स अवेल करने जाएं, डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड इंद्र INDRA, ठीक है। तो ये आपको कोड यूज करना है, ये मैं कह रहा हूं, ठीक है ना। तो आप जब ये कोड यूज करेंगे, ठीक है, मुझे पता चल जाएगा कि आपने ये कोड यूज किया हुआ है, क्लियर है, तो उससे आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सोशल स्कूल का टेलीग्राम का चैनल है, जहां पर आपको डिफरेंट अपडेट्स वीडियोस के बारे में हो गए या हमारे आगामी जो भी प्लान्स हैं, ठीक है, स्ट्रैटेजीज हैं, इनके बारे में हमें जब आपको बताना हुआ, ठीक है, जो भी इनिशिएटिव्स हैं, तो वो सब हम आपको इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर देते हैं। तो आप यहाँ से कनेक्ट हो, अपने फ्रेंड्स को कनेक्ट करवाएं, आपको पता चलता रहेगा। और इस तरीके से आज का जो वीडियो है वो कंक्लूड कर रहा हूं मैं। इस वीडियो के कंक्लूड करने के साथ ही फर्स्ट चैप्टर को भी कंक्लूड कर रहा हूं। इनके क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करेंगे MCQ फॉर्म में और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बहुत जल्द। और इसके साथ साथ सेकंड चैप्टर लेके भी मैं हाजिर होता हूं आपके सामने। तब तक बने रहो सोशल स्कूल के साथ, जम के पढ़ते रहो, अपना ध्यान रखो। बाय बाय, थैंक यू।